सो व्हाट, अब क्या हुआ? मैं तुम्हें यहाँ से बिना किसी खरोच के जाने नहीं दे सकता। फुगाकू ने बोला, अब डे ऑफ एक्शन का दिन करीब है। फुगाकू की ये बात सुनकर वहां बैठे सभी लोग खड़े हो गए। एक अकेला कौवा आसमान की तरफ उड़ रहा था। उसके पैर के चारों तरफ भयंकर काले रंग के हाथ घूम रहे थे। अंधेरा उसे जमीन से बांधने की कोशिश कर रहा था। चाहे वो कितना भी कूदने की, लड़ने की कोशिश क्यों न कर ले, वो काले हाथ उसे नीचे खींच लेते। उसे देख करके ऐसा लग रहा था कि वो एक अंधेरी काली रात में एक जंगल में भटक गया हो। उसे अभी तक उस डार्कनेस, उस अंधेरे के असली नेचर के बारे में नहीं पता था जो उससे मिलने वाला था। हाय, तो इताची शिंडेन की पार्ट 9 वाली वीडियो, इस वीडियो में मैं चैप्टर 3 सब चैप्टर 5 को एक्सप्लेन करूंगा। यह हमारी इताची शिंडेन बुक 1 का लास्ट चैप्टर है। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। हमारा सब चैप्टर 5 स्टार्ट होता है और हमें इताची और सास्के को दिखाया जाता है। वो दोनों एक साथ एक जंगल में थे। इताची का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि उसका दिल अभी निकल के बाहर ही आ जाएगा। इताची को अपने स्किन पर अपने भाई का ऑरा महसूस हो रहा था। वो बड़े बड़े ट्रीज के अंदर छुपा हुआ था और खुद ही में मुस्कुराया जा रहा था। ये दोनों हाइड एंड सीक खेल रहे थे। इताची के लिए तो ये एक गेम था, पर सास्के के लिए ये एक सीरियस कॉन्टेस्ट था। सास्के धीरे से खुद में बोल रहा था कि इताची तुम कहाँ हो? ये सब होता हुआ उसका भाई बड़ा कामली देख रहा था। इताची जानता था कि ये बहुत ही चाइल्डिश होगा, पर उसने अपने निंजुत्सु को अपने लिमिट्स तक पुश कर दिया था और अपने ऑरा को पूरी तरीके से खत्म कर दिया था वहां से। एक ऐसे बच्चे के लिए जो अभी जस्ट 6 साल का हुआ ही था, उसके लिए इताची को ढूंढ पाना नामुमकिन था। उसका छोटा भाई बस अब कुछ ही दिन में एकेडमी जाने वाला है और वो बहुत ही खुश था। सास्के ने इंसिस्ट किया था कि वो स्कूल जाने से पहले थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनना चाहता है एज अ निंजा। सास्के इताची को नकानोशेन के पीछे वाले जंगल में ले गया था। इताची को उसने अपने शूज उतारने तक का टाइम नहीं दिया था उसके मिशन के बाद। उसका छोटा भाई उसके पास इतनी होप से आया था कि वो अपने छोटे भाई को मना ही नहीं कर पाया। इताची को यह देख करके सरप्राइज फील हुआ करता था कि वो अपने भाई से कितना प्यार करता है। इताची हमेशा से दूसरे बच्चों से थोड़ा अलग था। जब इताची 4 या 5 साल का था, जब सास्के पैदा हुआ था, वो टाइम उसके माँ बाप के द्वारा उससे लाड दुलार करने का था। पर उस टाइम पे इताची अपने उस बात से अवेयर हो चुका था जिस पर उसको अपनी पूरी लाइफ चलना था। उसको एक बहुत पावरफुल निंजा बनना था ताकि वो एक ऐसे वर्ल्ड बना सके जहां पर कोई फाइट ना हो। वो हमेशा यही सोचता रहता था कि उसे अपने इस सपने को पूरा करने के लिए क्या क्या करना होगा। और यही रीजन था कि जब उसका भाई पैदा हुआ था तो उसे एक बार भी ऐसा नहीं लगा था कि उसके माँ बाप उससे छिन जाएंगे, बल्कि वो तो इस बात से खुश था कि अब उसके पास उसके ब्लड का कोई होगा। और उसकी ये फीलिंग सास्के के बढ़ने के साथ बढ़ती जा रही थी। जब इताची अपने छोटे भाई को देखा करता था कि उसका छोटा भाई उस पर कितना भरोसा करता है, उससे कितना प्यार करता है, तब इताची को ऐसा लगता था कि उसे अपने छोटे भाई की एक्सपेक्टेशंस को पूरा करना ही होगा। उसे खुद को एक ऐसा इंसान बनना था जो सास्के को कभी शर्मिंदा ना करे, और उसकी यही फीलिंग उसे आगे बढ़ने की शक्ति देती थी। उसके पास अपने भाई के लिए सिर्फ ग्रेटिट्यूड ही था। सास्के अपने भाई को पुकार रहा था। उसकी आवाज में थोड़ी इरिटेशन थी। वो अपने भाई को ढूंढ नहीं पा रहा था, इसी वजह से उसका दिमाग अब खराब हो रहा था। इताची ने धीरे से बोला, मुझे लगता है कि अब मेरे पास कोई चॉइस नहीं बची है। फिर उसने अपना थोड़ा सा चाकरा रिलीज कर दिया। सास्के करता हुआ हर डायरेक्शन में घूम रहा था। तभी वो अचानक से खड़ा हो गया था। उसे अपनी बॉडी में कुछ अलग सा महसूस हो रहा था। उसने अपने भाई के ऑरा को महसूस कर लिया था। अब इताची के मुंह पर जो स्माइल थी वो और डीप होती जा रही थी। उसने बहुत ही थोड़े टाइम के लिए अपने बहुत ही थोड़े से चाकरा को छोड़ा था और ये किसी ऑर्डिनरी चाइल्ड के लिए पकड़ पाना नामुमकिन था। पर सास्के को ये साफ साफ महसूस हो गया था। उसका टैलेंट एज अ निंजा अनक्वेश्चनेबल था। इताची ने खुद से बोला, मैं यही हूं सास्के। अब सास्के उसकी तरफ सीधा सीधा आ रहा था। जैसे जैसे वो उसके पास आ रहा था वैसे वैसे उसके स्टेप्स बाउंसी होते जा रहे थे। उसके छोटे भाई के कदम वहां पर पड़े सूखे पत्तों पर पड़ रहे थे, पर फिर भी वहां पर कोई आवाज नहीं हो रही थी। वो उस टाइम पर एकेडमी ज्वाइन करने के लिए रेडी था और वो अपने से बड़े स्टूडेंट्स को हरा भी सकता था। सास्के ने अपने भाई की तरफ उंगली करते हुए रोते हुए बोला, आई फाउंड यू इताची। इताची ने अपने भाई की तरफ देखा। उसकी आंखों में एक सपनों की, उम्मीदों की चमक थी। इताची ने बोला, अभी नहीं। फिर वो स्मोक में गायब हो गया। वो इताची का एक शैडो क्लोन था। हाँ, इताची स्मोक वाले शैडो क्लोन और क्रोज वाले शैडो क्लोन दोनों यूज कर सकता था। मैं इस चीज पर बहुत लंबा ज्ञान नहीं देना चाहता, इस वजह से स्टोरी आगे बढ़ाते हैं पहले, फिर इस चीज के बारे में मैं आपको अपनी किसी शॉर्ट्स वीडियो में बता दूंगा। हाँ, मेरा एक शॉर्ट्स चैनल भी, अगर आपने उसको अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो आप उसे सब्सक्राइब कर लो। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट्स में उसका लिंक दे दूंगा, कर लेना। बहुत अच्छा अच्छा कंटेंट है उस पे भी। जो रियल इताची था वो सास्के के सर के ऊपर था। उसका भाई अपने भोलेपन से चिल्लाया, ना, नॉट फेयर, और अपने सर को ऊपर उठाया।
सास्की की नजर अपने भाई पर पड़ी, जो एक पेड़ की मोटी डाल पर बैठ करके अपने भाई को देख रहा था। इताची अपने भाई के उस वाइल्ड लुक को देख करके करते हुए हंसने लगा। जब उसका छोटा भाई ऊपर देख रहा था तब उसने अपने सर को इतना ऊपर कर लिया था कि उसको देख करके ऐसा लग रहा था कि उसकी गर्दन टूट ही चुकी हो। वैसे इताची बहुत ही रेयरली अपनी फीलिंग्स किसी और के सामने एक्सप्रेस किया करता था, पर वो अपने भाई के सामने अपने दिल की बातें बहुत ही खुल करके एक्सप्रेस कर पाता था। सास्के ने बड़बड़ाते हुए इताची बोला। उसकी आवाज में जो एक एनर्जेटिक टोन थी वो गायब होती जा रही थी। सास्के को अपने भाई को थोड़ा दिमाग लगा करके ढूंढना था, पर वो अनकॉन्शियसली अपने गोल से थोड़ा भटक गया था, जिससे उसे थोड़ा रिग्रेट हो रहा था। उसने अपने होठों को दबाते हुए इताची से बोला, ना, शैडो क्लोन यूज करना फेयर नहीं है। इताची स्माइल करते हुए अपने भाई को देख रहा था। वो अपने सर को हिलाते हुए सोच रहा था कि अब सास्के कितना बड़ा हो गया है। अभी थोड़े टाइम पहले तक तो वो सिर्फ उसके घुटनों तक ही आता था, पर अब वो उसके कमर तक आने लग गया है। इताची ने बोला, नाइस वर्क सास्के, तुमने मेरा चाकरा नोटिस कर लिया। सास्के ने बोला, वेल, मैं जल्दी एकेडमी ज्वाइन करने वाला हूँ, तो ये नेचुरल है कि इतना तो मैं कर ही सकता हूँ। सास्के को इस चीज का जरा भी रियलाइजेशन नहीं था कि उसने अभी जो चाकरा फील किया था वो एक एवरेज 6 साल के बच्चे के लिए नोटिस कर पाना इम्पॉसिबल था। इताची ने बोला, अच्छा तो ये नेचुरल है, हाँ? सास्के ने बोला, हाँ। इताची ने फिर उसे जानबूझ करके प्रेज भी नहीं किया, क्योंकि ये सोचना कि ये नेचुरल है इसमें कोई बुराई नहीं है। जब किसी इंसान को लगता है कि वो स्पेशल है तो वो लेजी हो जाता है। ये सोचना कि तुमने जो किया है वो तो नेचुरल है, ये तुम्हें हमेशा एक इनसफिशिएंसी में रखता है। आप कभी भी सब कुछ नहीं कर सकते, इसीलिए तुम उस चीज को भी एडमायर नहीं कर सकते जो तुम कर सकते हो। इसी वजह से ये नहीं सोचना चाहिए कि तुम स्पेशल हो। और जो इंसान ऐसा सोचता है वो हमेशा खुद को आगे और आगे पुश करता है। वो सास्के को प्रेज करके रोकना नहीं चाहता था। उसको आज भी याद है कि शिशुए ने उसको बोला था कि तुम कभी भी गिव अप नहीं करते अपने क्लैन को ब्लेम कर करके। और इसी वजह से इताची नहीं चाहता था कि सास्के गिव अप करे। वो नहीं चाहता था कि सास्के उस टाइप का आदमी बने जो अपने क्लैन के ऑब्लिगेशंस और डार्क फीलिंग्स के कारण एक बंदी बना लिया जाता है, उस तरह का जो अपने फेट की ओर चलने से मना कर देता है। वो श्योर था कि सास्के ठीक हो जाएगा। उसके छोटे भाई के अंदर एक इनोसेंस थी जो उसमें कभी नहीं थी, और उसके छोटे भाई के अंदर कोई बैड लक भी नहीं था, जैसे डांजो ने उसके बारे में बोला था। इताची को भरोसा था कि सास्के उसे सरपास जरूर करेगा, और उसे इस बात से कोई दिक्कत नहीं थी कि उसका भाई उसे ओवरटेक करे। इताची ने बोला, हमें वापस चलना चाहिए। सास्के ने बोला, क्या, चलो ना, तुम एक बार और छुपो। और वो ये बोलते हुए इताची के सामने चला गया। इताची ने बोला, फॉरगिव मी सास्के, और उसने ऐसा बोल करके अपने भाई के फोरहेड पर पोक किया। सास्के ने आउ बोला। वैसे ये चीज, मतलब सास्के के फोरहेड पर मारने वाली चीज, उसने पहले भी कई बार की थी, पर हर बार सास्के खुद इताची के फिंगर्स को अपने फोरहेड पर लगा दिया करता था, और उसके भाई की ये नादानी उसके दिल को बहुत सुकून दिया करती थी। इताची जो सास्के के सर पर मारा करता था उसमें सास्के की ग्रोथ को देखा जा सकता था। जब इताची ने ये चीज पहली बार करी थी तब सास्के करीब 3 साल का था। तब वो ढंग से सेंटेंस तक नहीं बना पाता था, पर वो उस टाइम पर ऊपर ऊपर करके इताची को अपने सर पर मारने के लिए कहा करता था। वैसे इताची ने कभी सास्के को जोर से नहीं मारा था, पर एक 3 साल के बच्चे के लिए धीरे से भी जोर से हो जाता है। वैसे ये बिल्कुल नॉर्मल था। फिर इताची ने बोला, लेट्स गो सास्के। उन दोनों की परछाई साइड बाय साइड बन रही थी उस शाम के सूरज की वजह से। सास्के कभी इताची की साइड नहीं छोड़ेगा, क्योंकि वो हमेशा इताची तक पहुंचने का ट्राई किया करता था। फिर हमारा थोड़ा टाइम बीतता है और हमें दिखाया जाता है इताची पेड़ की एक टहनी से दूसरी टहनी पर कूद रहा था। वो एक फाइट में था। उसके आसपास 3 और निंजास थे जिनके साथ वो पहली बार काम कर रहा था। इताची उनमें से सिर्फ एक ही को जानता था। कोहिनाता मुकाए, जिसका डांजो ने असैसिनेशन का ऑर्डर दिया था। मुकाए जिस जोनिन चुनिन टीम को लीड करता था, उसका एक मेंबर XYZ रीजंस की वजह से इंजर्ड हो गया था, जिसकी वजह से इस मिशन के लिए एक दूसरा बंदा चाहिए था, जिसकी जगह इताची ने ले ली थी। इताची को दिख रहा था कि ये सब डांजो का किया धरा है। जो उस मेंबर की इंजरी हुई थी वो भी, और जो इताची की एंट्री हुई थी वो भी। इताची यही एज्यूम कर पा रहा था कि डांजो ने अपने किसी आदमी का यूज करके उस आदमी को इंजर्ड किया होगा और उसकी जगह उसे दे दी होगी। इसके अलावा कुछ और नहीं हो सकता था। ऐसा कोई रीजन नहीं था कि जिस टीम में असैसिनेशन को ऑर्डर मिला था उस टीम में सडनली एक वैकेंसी खाली हो जाए और उसमें सडनली इताची को डाल भी दिया जाए। विदाउट अ डाउट ये एक साइलेंट मैसेज था डांजो का इताची के लिए कि तुम केयरफुली मुकाई की स्किल्स को स्टडी करो उसके साथ मिशन पर रहकर। इताची के साइड वाले चुनिन ने मुकाई से कहा, ये मेरी गलती है, आई एम सॉरी। मुकाई ने बड़े ही आराम से फॉरगॉट इट बोला और फिर वो आगे बढ़ता रहा।
अगर वो लोग थोड़ा और आगे जाएंगे तो वो इस जंगल से निकल के मैदान में पहुंच जाएंगे, और अगर वो एक बार इतनी आगे पहुंच गए तो वो बॉर्डर के पास भी पहुंच जाएंगे। उस टाइम पर उनका पीछा जो एनिमीज कर रहे थे उनकी डेंसिटी बढ़ती जा रही थी। इस टाइम पर उसके लिए फालतू की बातें करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट उस जगह तक पहुंचना था, और मुकाई इस टाइम पर बिल्कुल सही कह रहा था। ये एक सिंपल बॉर्डर ब्रेक का मिशन था। अब वॉर खत्म हुए काफी टाइम हो चुका और अब सारे विलेजेस भी फ्रेंडली रिलेशन मेंटेन करते हैं, पर कई बार टाइम टू टाइम विलेजेस में एक्सचेंज बहुत ही वास्ट लेवल पर होता था। कोनहा को ऐसी इंफॉर्मेशन मिली थी कि लैंड ऑफ विंड और लैंड ऑफ वाटर सीक्रेटली मिलिट्री अलायंस बना रहे हैं, जिसके अकॉर्डिंग विंड और वाटर हमेशा एक दूसरे के साथ मिलकर ही लड़ेंगे, फिर चाहे जो भी हो वो दोनों अलायंस ही रहेंगे। पीस के इस टाइम में वो दोनों एक साथ कोऑपरेट करेंगे और एक हाइपोथेटिकल एनिमी विलेज को गिरा देंगे, और ये एग्रीमेंट सीक्रेट वॉर कंडीशंस के साथ था। आज जो पीस मेंटेन करी जाती है पांचों विलेजेस में, वो कहीं ना कहीं एक दूसरे पर नजर रख करके करी जाती है। अगर कोई भी दो कंट्रीज एक साथ मिलकर के एक एनिमी की तरफ बढ़ेंगे तो पीस इमीडिएटली टूट जाएगी और वॉर के दिन वापस आ जाएंगे। और अगर इस वॉर को होने से रोकना है तो कोनोहा को किसी भी तरीके से इस ट्रीटी को साइन होने से रोकना होगा। लीफ को यह पता चला था कि लैंड ऑफ वाटर के रिप्रेजेंटेटिव लैंड ऑफ विंड विजिट करने वाले हैं, और इसी वजह से वहां पर लीफ ने मुकाई और उसकी टीम को भेजा था ताकि वो उस मीटिंग पर नजर रख सकें। उनको अपने असाइनमेंट की सारी डिटेल्स को इन्वेस्टिगेट करना होगा और वापस रिपोर्ट करना होगा, और यही उनका पूरा मिशन था। एज लॉन्ग एज अगर उनके एनिमीज उनको नोटिस नहीं कर पाते तो उनके लिए यह मिशन बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं होगा। इताची और बाकी के 4 लोग फोर्थ काज़ेकागे के बिल्डिंग के शैडोज में छुपे हुए थे। उनकी मीटिंग अब खत्म हो गई थी। बेसिकली उन्होंने एक दूसरे की पावर्स को कंपेयर किया था और एक दूसरे की तरफ छोटे छोटे कदम बढ़ाने की बात करी थी। अब इताची की टीम वहां से निकल ही रही थी, पर तभी वहां पर एक अनप्रिडिक्टेबल सिचुएशन बन गई थी। उनकी टीम का एक बंदा एनिमी के ट्रैप में फंस गया था और अब वो चारों वहां से बिना कुछ देखे भागने लग गए थे, और अब वो लोग बस किसी तरीके से उन पीछा करने वाले लोगों से बच करके भागना चाहते थे। मुकाई ने बोला अब बॉर्डर सामने ही है, और कम से कम अब उन्हें इस चीज के बारे में पता है कि कोनहा को उनके सीक्रेट असाइनमेंट के बारे में पता चल गया है, तो अब वो दोनों कंट्रीज केयरलेसली अपनी चीजें नहीं कर सकती, और हम लोग जो पकड़े गए वो भी एक तरीके से अच्छा ही हुआ। ये सारी बातें वो उस चुनिन को बोल रहा था जो ट्रैप में फंस गया था। तब इताची के सामने से अचानक से पेड़ गायब हो गए थे। वो जंगलों से बाहर आ चुका था, वो पेड़ से नीचे कूद चुका था। अगर वो किसी तरीके से बॉर्डर तक भाग पाए तो वो डेफिनेटली कुछ ना कुछ फिगर आउट जरूर कर लेंगे। तभी इताची अचानक से रुका और पीछे मुड़ा। मुकाई उस पेड़ की उस टहनी की तरफ देखे जा रहा था जिससे वो अभी कूदा था। उसने अपने पैंट की जेब में हाथ डाला और उसमें से एक सिगरेट निकाली और जला ली। इताची ने बोला तुम क्या कर रहे हो? उसके टीम के बाकी मेंबर्स भी पजल्ड हो चुके थे अपने लीडर के ऐसे सडन एक्शंस को देखकर। उसने इताची के क्वेश्चन को इग्नोर किया और अपने पैंट के पीछे से एक गोल्डन बोतल निकाली और उसमें से कुछ पीने लगा। अब इताची को दूर से उस बोतल में से साके की स्मेल आ रही थी। साके एक जापानीज अल्कोहल होता है। उसके टीम मेंबर्स ने बोला टीम लीडर। मुकाई बिना इताची की तरफ देखे सिगरेट फूंकते हुए बोला तुम बस अब देखो, लैंड ऑफ विंड जैसे विलेज में भी मेजॉरिटी ऑफ लैंड सैंड से कवर्ड है और बॉर्डर के पास ही थोड़ी सी जगह पर ग्रीनरी है। मुकाई ने इताची के शोल्डर्स के पीछे की तरफ देखते हुए बोला कि हम लोग पहले से पकड़े जा चुके हैं और ये लोग हमें अनस्क्रैच्ड घर नहीं जाने देंगे। वैसे मुझे खुशी है कि फेमस उचिहा इताची यही है। मुझे उसे ये दिखाने में बहुत खुशी होगी कि मैं क्या कर सकता हूँ। मुकाई के जो दूसरे टीममेट्स थे उनके चेहरे पर अब थोड़ी स्माइल आ गई थी। मुकाई ने बोला हेयर थे कम, और उसके ऐसा बोलते ही जंगल से बहुत से लोग बाहर निकलते हुए दिखाई दिए। वहां पर 20 से ज्यादा आदमी थे। उन्होंने इताची और बाकियों को बड़ी जल्दी स्पॉट कर लिया था और उन्हें चारों तरफ से घेर करके एक सर्कल की फॉर्मेशन कर ली थी। मुकाई ने अपनी सिगरेट अपने मुंह से निकाली और एक पोर्टेबल एश ट्रे में डालते हुए बोला तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम हमें हाथ ना लगाओ। और उसने ये बोलते हुए साके की एक और घूंट मार ली और फिर उसने एक घूंट और मारते हुए बोला तुम्हें पता है ना। उसकी ऐसी बातें सुन करके उसके अपोनेंट्स अलार्म्ड लग रहे थे। तभी मुकाई की तरफ एक लाइट फ्लिकर हुई जिसमें से एक शार्प नॉइस आ रही थी और वो नॉइस मुकाई की तरफ ही बढ़ रही थी। जब मुकाई अपने लेफ्ट हैंड को अपने फेस की तरफ ले जा रहा था तब फिर मुकाई ने चिल्लाते हुए बोला तुमने देखो क्या किया, तुमने मेरी प्रीशियस साके की बोतल तोड़ दी। वो एक कुनाई था जो उसकी तरफ आ रहा था जिससे मुकाई की साके की बोतल नीचे गिर गई थी और टूट गई थी। एक एनिमी निंजा ने मुकाई को रिमार्क करते हुए बोला कि तुम में बहुत हिम्मत है हाँ, जो तुम ऐसे टाइम पर वहां खड़े होकर के पी रहे हो। मुकाई ने बोला मुझे अल्कोहल और टबैको की वीकनेस है और मैं यही सारी चीजें करके खुद को फाइट के लिए रेडी करता हूँ। एनिमी ने बोला तो तुम इतनी आसानी से नहीं मानोगे हाँ? मुकाई ने बोला ऑफ कोर्स नॉट। तभी एनिमी का लीडर मुकाई की तरफ बढ़ा और वहां खड़े कुछ दूसरे शिनोबी इताची और उसके दूसरे टीममेट्स की तरफ बढ़े।
कोई और चारा ना देखते हुए इताची ने खुद को तैयार कर लिया। तभी उसके चुनिन टीममेट्स ने उसे उसके शोल्डर से पकड़ लिया और उसे वहां से बाहर ले गए। इताची ने बोला, तुम लोग क्या कर रहे हो? उसके ओल्डर टीममेट चुनिन ने उस सर्कल से एस्केप करते हुए बोला, बस तुम बॉस के रास्ते में मत आओ। तभी मुकाई ने नोटिस किया कि कुछ लोग इताची और उसके दूसरे टीममेट्स को भी फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं। फिर उसने आगे बोला, तुम मेरे से लड़ रहे हो। और उसने ऐसा बोलते ही एक बहुत ही फास्ट किक लॉन्च कर दी जो उस एनिमी के पेट पर जा लगी जो इताची और उसके टीममेट्स को फॉलो कर रहा था। बिना कुछ बोले, बिना रोए वो आदमी जमीन पर गिरा और बेहोश हो गया। मुकाई दोबारा जमीन पर आ गया था और उसने आगे बोला, चलो शुरू करते हैं। अब सडनली उसका चाकरा बढ़ता जा रहा था। उसकी लेफ्ट वाली प्यूपिल गायब हो गई थी और उसकी जगह पर कुछ सर्कल जैसा बन गया था। ये ब्याकुगान थी। ये वही केके गैंका है जो ह्यूगा क्लैन से पास डाउन होते हुए आई है। शिशु ने कहा था कि ये नामुमकिन होगा कि किसी भी कोहिनाता के पास ब्याकुगान हो, क्योंकि उनकी फैमिली कई जनरेशन पहले ही ह्यूगा क्लैन से स्प्लिट हो चुकी थी। पर यह सच में इम्पॉसिबल है जो अभी यहाँ हो रहा है उसकी आंखों के सामने। मुकाई ने एनिमीज से बोला, मैं वैसे ये जल्दी किसी को नहीं दिखाता पर आज का दिन स्पेशल है। और ये बोलते हुए उसकी आंखें एक बार इताची से भी मिली थी। मुकाई ने बोलते हुए गहरी सांस ली, जिसे देख करके ऐसा लग रहा था कि वो अपने स्टमक पे चाकरा बिल्ड कर रहा हो। उसने अपनी हिप्स को थोड़ा नीचे की तरफ झुकाया और आगे की तरफ झुक गया। उसने अपने लेफ्ट हैंड की फिस्ट को सीधा किया और अपने हाथ को ऊपर उठाया और अपने राइट हैंड को अपने पॉकेट की तरफ ले गया। वहां पर खड़े 20 निंजास ने एक साथ अटैक किया। उन्होंने कुनाइस की बारिश कर दी थी जिससे बचना नामुमकिन था। मुकाई हंसा और उस बारिश में कूद गया। उसने एक राउंड किक मारी, फिर उसने एक कुनाई के एक एज को पकड़ा और उसकी ट्रेजेक्टरी को चेंज करते हुए दूसरी कुनाई की तरफ फेंक दिया। और ऐसा करते ही एक चेन ऑफ रिएक्शन स्टार्ट हो गया और सारे कुनाइज एक दूसरे से टकराने लगे। मुकाई को कुछ नहीं हुआ था। उस मैदान की घासों में काले डार्क जेट ब्लैक कलर के कुनाइज धंसे पड़े थे, पर जो मुकाई के आसपास का एरिया था वो बिल्कुल क्लीन था। वहां पर कोई कुनाई नहीं था। और यहाँ पर सबसे शॉकिंग बात तो ये थी कि मुकाई ने खुद को उस डेडली कुनाई की बारिश से बचा लिया था, वो भी सिर्फ 4 कुनाई की ट्रेजेक्टरी को चेंज करके। और उस एनिमी सर्कल से बाहर खड़ा इताची दूर से ये सब देख रहा था और सोच रहा था कि क्या वो भी ये कर सकता है। उसको लग रहा था कि वो ये टेक्निक कर सकता है, पर मुकाई को देख करके वो थोड़ा डाउट में चला गया था कि क्या वो सच में ये टेक्निक कर सकता है। वहां पर खड़े एनिमीज भी अब पैनिक हो चुके थे। वो चिल्ला रहे थे, क्या टीम। उन्होंने अब हर तरीके के वेपन जैसे कटाना, स्वॉलो, शिरुकेन, हर तरीके के वेपन से मुकाई पर अटैक करना शुरू कर दिया था। अब इताची दूर से ये सब देख रहा था कि कैसे मुकाई एनिमी के सारे अटैक को डॉज कर रहा है, कैसे अपना अटैक लॉन्च कर रहा है, वो भी अपने की स्पॉट पर, और कैसे एनिमीज एक ही हिट में ढेर हो जा रहे हैं, कैसे उसका एक भी अटैक वेस्ट नहीं जा रहा था। वो सब देख रहा था। उसके फिजिकल jutsu इतने अच्छे थे, इतने स्किल्ड थे कि इताची बस देखने के अलावा कुछ नहीं कर सकता था। 1 person 1 blow। अब मुकाई ने करीब 20 लोगों को ढेर कर दिया था और अब कोई बचा था तो वो था लीडर ऑफ एनिमी जो अभी भी वहीं खड़ा था। मुकाई ने बोला, अब सिर्फ तुम ही बचे हो। अब दुश्मन कांप रहा था। उसके हाथ में एक लंबी तलवार थी। मुकाई ने अपनी जेब से एक सिगरेट निकाली और उसे जलाते हुए बोला, सो व्हाट, अब क्या हुआ? मैं तुम्हें यहां से बिना किसी खरोच के जाने नहीं दे सकता। उसने एक स्ट्रेंज साउंड दी। उस आवाज से बता पाना मुश्किल था कि चिल्लाहट थी या क्या था। अब लीडर उसके पास आता जा रहा था। उसने अपने ब्लेड को ऊपर उठाया और मुकाई के सिर पर मारने की कोशिश करी, पर मुकाई थोड़ा सा राइट की तरफ होकर के उसके अटैक को डॉज करके बच गया। इताची को मुकाई की आंखों में एक व्हाइट फ्लैश चमकती हुई दिखाई दी और ये चीज अब तक लीडर ने भी नोटिस कर ली थी। उसने बोला, व्हाट द। मुकाई ने अपने मुंह से सिगरेट हटाते हुए बोला, तुम्हें अभी तक समझ नहीं आया है? हाँ? मुकाई ने अपने हाथ को ऊपर उठा के लीडर के ब्लेड को अपने इंडेक्स फिंगर और अपने थंब की मदद से पकड़ लिया। अब लीडर के माथे पर नस दिखने लग गई थी, शायद इसीलिए क्योंकि वो अपने ब्लेड को जरा भी हिला नहीं पा रहा था, ना अंदर की तरफ ना बाहर की तरफ। मुकाई ने उसके कटाना को छोड़ते हुए बोला, मैं तुम्हें एक ब्लो में खत्म नहीं करूंगा। उसने अभी भी अपनी एक सिगरेट को अपने मुंह के कोने में अटकाया हुआ था। 8 टाइग्राम 2 पाम्स। मुकाई ने अपने दोनों हाथ को उस आदमी के पेट के पास रखा हुआ था और फिर उसने अपना एक ब्लो लॉन्च कर दिया। 8 टाइग्राम 4 पाम 4 ब्लोज। अब उस आदमी की आंखें बड़ी हो गई थी और ऐसा लग रहा था कि वो बाहर आ रही हैं। 8 टाइग्राम 8 पाम 8 ब्लोज। अब उस एनिमी के मुंह से खून भी आने लग गया था। 8 टाइग्राम 16 पाम्स। मुकाई का पाम एनिमी के मुंह पे 16 बार पड़ा, उसके फेस से लेके उसके पैर तक हर जगह। अब वो एनिमी इधर उधर लड़खड़ाने लगा। ऐसा लग रहा था कि उसे हवा जिस तरफ ले जा रही हो वो उसी तरफ चला जा रहा हो। ये बात तो पक्की थी कि उस आदमी के अंदर अब कोई कॉन्शियसनेस नहीं बची थी। और ये सब जो इतनी देर से हो रहा था ये सब बस एक पलक झपकाने जितने टाइम में हो गया था। मुकाई ने अपने सिगरेट के बट को एस्ट्रे में डाला
मेन फैमिली और ब्रांच फैमिली भले से थियोरेटिकली अलग हो चुकी हो, पर तुम ब्लड को अलग नहीं कर सकते। अगर उनमें जरा सा भी एलिमेंट होगा तो वो सरफेस पर जरूर आएगा। फिर उसने अपने हाथ को इताची के सर पर रखा और इताची ने अपने सर को हिला दिया। उसको इताची को देख करके ऐसा लग रहा था कि इताची थोड़ा अनॉयड हो, जो उसे बच्चे की तरह ट्रीट किया गया था उसकी वजह से। फिर वो धीरे से अपॉलॉजी वाली स्माइल करते हुए अपने टीममेट्स की तरफ बढ़ गया। फिर उसने बोला, चलो अब घर चले, मेरे बच्चे मेरा इंतजार कर रहे होंगे। टीममेट ने पूछा, तुम्हारा लड़का अब कैसा है? मुकाई ने अपने कंधों को ऊपर नीचे हिलाते हुए बोला, बहुत अच्छे तो नहीं है, मुझे उनकी चिंता हो रही है, हमें जल्दी चलना चाहिए और होकागे को रिपोर्ट करना चाहिए। टीममेट ने बोला, राइट। ये जो कन्वर्सेशन हो रही थी मुकाई और दूसरे टीममेट्स के बीच में, ये इताची के कानों तक नहीं पहुंच रही थी। और वैसे इताची जरा भी गुस्से में नहीं था, जो उसे बच्चे की तरह ट्रीट किया गया था। उसके पास ऐसी छोटी बातें सोचने की शक्ति नहीं थी। वो सोच रहा था कि शिशुए और मैं इस आदमी को मारने वाले हैं और अब धीरे धीरे ये मिशन एक डिफिकल्ट मिशन बनता जा रहा है। मुकाई ने बोला, चलो चले इताची। उसके चेहरे पर एक स्माइल थी। उस आदमी को नहीं पता था कि उसके सर पर उसकी मौत मंडरा रही है। फिर थोड़ा टाइम बीतता है और हमें नकानो शैन का सीन दिखाया जाता है। वहां पर उदासी का माहौल था। इताची के अंदर ऐसी जगह पर खड़े रहने की शक्ति नहीं थी, पर उसके पास कोई और चॉइस भी नहीं थी। ये सोचते हुए इताची ने गहरी सांस ली। आज मैं आप सभी के सामने कुछ बताना चाहता हूँ। उसके पापा फुगाकू ने ये एक बहुत ही सीरियस टोन में बोला। उसके पापा फुगाकू भगवान की मूर्तियों के सामने खड़े होकर के ये बात बहुत ही सीरियसली बोल रहे थे। आज उसके पापा की आवाज में एक अलग ही डार्क टोन थी, जो नॉर्मली नहीं होती थी। उसके पापा ने आगे बोला, इताची ओनबू में बस ज्वाइन होने ही वाला है। उसके पापा ऐसे बोल रहे थे मानो डील ऑलरेडी डन हो चुकी हो। मुकाई को मारने का मिशन मिला। ये मिशन इतना आसान नहीं होगा। इसमें बात लाइफ और डेथ की भी आ सकती है और ये भी संभव है कि ये लड़ाई एक मौत तक भी पहुंच जाए। फिर उसके पापा ने आगे बोला, एक उचिहा ओनबू ज्वाइन कर रहा है और ये हमारे लिए एक मोस्ट फेवरेबल अपॉर्चुनिटी है आज तक की। टेका, जो उसके पापा का ट्रस्टेड एड है, उसने धीरे से बोला। देन चीफ, यहाँ पर बैठे सभी लोगों ने अपनी सांसें रोक ली थी और अब यहाँ का माहौल और डार्क होता जा रहा था। इताची का खुद का दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि उसे अपने दिल की आवाज अपने कानों तक सुनाई दे रही थी। और फिर वो बिना कुछ सोचे समझे वहां अपने दोस्त शिशुई को ढूंढने लगा। उसका दोस्त उसके सामने से तीसरी रो में बैठा हुआ था और वो इताची के फादर को लगातार देखे जा रहा था। उसके पीछे तनाव साफ दिख रहा था। स्टॉप इट फादर। इताची अपने दिल में यही चीज जोर जोर से चिल्ला रहा था। कोई आवाज नहीं थी। ये ऐसा था मानो क्लैन की दुश्मनी ठोस होकर के उसके मुंह में घुस गई हो और उसका गला दबा रही हो। फुगाकू ने बोला, हमने आज तक विलेज के मुश्किल दिनों में उनका साथ न जाने कितनी बार दिया है, पर बदले में उन्होंने हमारे लिए क्या किया? किसी ने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया, पर वहां पर सभी चुपचाप बैठ करके अपने कान लगाए हुए थे कि कहीं गलती से कोई वर्ड मिस ना हो जाए। इताची को इस दुनिया में जिस चीज से सबसे ज्यादा नफरत थी वो अब इसके सामने होने वाली थी और हो रही थी। हेट्रेड, फाइटिंग, वॉर, चाहे हम इस चीज को जो भी नाम दें, पर जो एसेंशियल नेचर है इस चीज का वो सेम ही है, जो है सेंसलेस डेथ ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पीपल्स। उसके पापा आगे बोल रहे थे कि हमने ये सारी चीजें हमेशा से झेली हैं और अब हम अपनी लिमिट्स तक पहुंच चुके हैं। तब इताची को रियलाइज हुआ कि उसका हाथ कांप रहा है और उसकी फील्ड ऑफ व्यू धीरे धीरे कम होती जा रही है। उसने जितना सोचा था उससे जल्दी उसकी बॉडी उसके पापा को रिजेक्ट कर रही थी, पर उसकी तरफ कोई नहीं देख रहा था। वहां सबकी नजरें फुगाकू की तरफ फोकस थी, इन द सीट ऑफ ऑनर। Leave it, stop it, father, please stop। उसके दिल की आवाज उसके पापा तक नहीं पहुंच रही थी। तभी फुगाकू की आंखें लाल कलर की हो गई थी। वो शारिंगान थी। उसके पापा के अंदर जो विद्रोह था उसने उसके पापा की आंखों को बदल दिया था। उसके पापा ने आगे बोला कि हम ओनबू में जो इताची की एंट्री हो रही है उसका फायदा उठाएंगे और कॉपकू डाटा की तरफ जाएंगे, मतलब अपर पावर की तरफ जाएंगे। वहां पर सभी ने एक साथ आवाज उठाई। वहां पर सभी पूरी तरीके से क्लियर लग रहे थे। इस एक आवाज में एक अलग ही खुशी की जंग भी थी। वहां पर चीयरिंग चल रही थी, सभी बहुत खुश थे। तभी इताची के पापा ने इताची का नाम बुलाया। इताची को थोड़ी देर के लिए ऐसा लगा कि वो किसी और को बुला रहे हो। फुगाकू ने अपने अनरिस्पॉन्सिव सन को देखा और आगे बोला, तुम्हारा जो ट्रू ऑब्जेक्टिव ओनबूस में जाने का वो है इन्वेस्टिगेशन करना विलेज के पर्टिकुलर सिचुएशंस पर और हमें रिपोर्ट बैक करना। इताची अब कोहिनाता मुकाई के बारे में सोचने लगा। भले से दोनों एक ही विलेज में है, लेकिन इंफॉर्मेशन लीक करना एक साइड से दूसरी साइड, और वो भी तब जब दोनों फोर्सेस में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो ये तो स्पाइंग ही हो गई है ना। फिर इताची ने खुद से पूछा, तो क्या मैं भी मुकाई जैसा ही बन जाऊंगा? वैसे इसका कोई और रिप्लाई एक्सपेक्ट भी नहीं किया जा सकता। फुगाकू ने बोला, जो इन्फॉर्मेशन तुम यहाँ लाओगे उसी पर हमारे क्लैन की डेस्टिनी होल्ड करती है।
अब यहाँ पर बैठे सभी लोग इताची की तरफ देखने लग गए थे। यहाँ पर एक रेड आइस का अलग ही समुंदर दिख रहा था। वैसे इताची किसी गेंजुत्सु में नहीं था, पर इताची को फिर भी एक डिजीनेस फील हो रही थी, उसे चक्कर आ रहे थे। फिर हमारा सीन कट होता है और हमें थोड़े टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है। एक अकेला कौवा आसमान की तरफ उड़ रहा था। उसके पैर के चारों तरफ भयंकर काले रंग के हाथ घूम रहे थे। अंधेरा उसे जमीन से बांधने की कोशिश कर रहा था। चाहे वो कितना भी कूदने की, लड़ने की कोशिश क्यों न कर ले, वो काले हाथ उसे नीचे खींच लेते। और अब धीरे धीरे आसमान दूर होता जा रहा था। अब उस कौवे की आंखों से आंसुओं की बूंदें गिरने लग गई थी। फुगाकू ने बोला, अब डे ऑफ एक्शन का दिन करीब है। फुगाकू की ये बात सुनकर वहां बैठे सभी लोग खड़े हो गए, पर इताची अभी भी बैठा हुआ था। वहां पर खड़े सभी लोगों के पैरों को देख करके ऐसा लग रहा था कि वो एक अंधेरे से घिरे पेड़ हो, और उसे देख करके ऐसा लग रहा था कि वो एक अंधेरी काली रात में एक जंगल में भटक गया हो। इताची ने उन काले डार्कनेस से भरे पेड़ों के बीच में किसी को बैठा हुआ देखा। शिशवी। उसके दोस्त ने मुड़ करके उसे देखा। उसकी आंखों में एक दुख था जो इताची ने आज तक कभी नहीं देखा था। शिशवी एक दुख के साथ मुस्कुराया। फुगाकू ने आगे बोला, हमारी फाइट, हमारा संघर्ष जरूर उचिहा की शान को बढ़ाएगा। फुगाकू की इस बात ने वहां पर बैठे सभी लोगों को एक उत्साह से भर दिया, पर इताची ये बात बहुत ही उदासी के साथ सुन रहा था। उसे अभी तक उस डार्कनेस, उस अंधेरे के असली नेचर के बारे में नहीं पता था जो उससे मिलने वाला था। अंधेरा अपनी सांसों को रोककर शांति से, खामोशी से, चुपचाप इंतजार कर रहा था। उसे उस दिन का इंतजार था जिस दिन वो उसे अपने गले से लगा लेगा। हमारा चैप्टर 3 सब चैप्टर 5 यही खत्म होता है, और इसी के साथ हमारी इताची शिंडन बुक 1 द बुक ऑफ ब्राइट लाइट यही खत्म होती है। अब हम स्टार्ट करेंगे हमारी बुक 2 द बुक ऑफ डार्क नाइट, जिसमें असली कलेश सच में स्टार्ट होंगे। उम्मीद है आपको वो बुक भी बहुत पसंद आएगी, पर उससे पहले मेरे पास आपके लिए एक सवाल है जो आगे की स्टोरी के लिए जरूरी है। दरअसल बुक 2 में ऐसे कई सारे चैप्टर्स हैं जो ऑलरेडी एनिमेट करे जा चुके हैं, तो आप मुझे बताओ कि क्या मुझे उन्हें एक्सप्लेन करना चाहिए, क्या मुझे नॉर्मल एक्सप्लेनेशन की तरह चैप्टर्स को एक्सप्लेन करना चाहिए, और जो चैप्टर्स एनिमेट हो चुके हैं उनका एपिसोड नंबर बता देना चाहिए ताकि आप लोग उन्हें डायरेक्टली देख सको। जो चैप्टर्स एनिमेट नहीं हुए हैं, क्या मुझे उन्हीं को एक्सप्लेन करना चाहिए या सारे चैप्टर्स को एक्सप्लेन करना चाहिए? तो आप क्या चाहते हो? मैंने अपने चैनल की कम्युनिटी पोस्ट में एक पोस्ट डाला हुआ है जिसमें वोट करके आप मुझे बता सकते हो कि आप क्या चाहते हो, मैं वैसा ही करूंगा। सुनो भागो मत, एक और बात है, अब से मैं अपने इस चैनल पे और भी एनिमे से रिलेटेड कंटेंट डाला करूंगा। उम्मीद है आपको वो भी पसंद आएगा। और ऐसी कई सारी चीजें हैं जो मैं इताची शिंडन समझाते हुए या कभी नरूटो देखते हुए मेरे को फील हुई थी और मैं उस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, मैं उनके बारे में यहीं पर बात करूंगा, और वो सच में बहुत मजेदार होंगी। उम्मीद है आपको वो भी जरूर पसंद आएंगे और आप उन पर भी जरूर सपोर्ट दिखाओगे। और आप टेंशन मत लो, इताची शिंडन होल्ड पर नहीं जाएगी, वो आती रहेगी। मेरे ख्याल से मेरी हर अल्टरनेट वीडियो इताची पर ही होगी, या फिर वीक में एक इताची की वीडियो तो लाने की कोशिश मैं जरूर करूंगा। उम्मीद है आपको मेरी बाकी वीडियोस, इताची की वीडियो सारी बहुत अच्छी लगेंगी और आप मेरे को फुल सपोर्ट करोगे। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप प्लीज वीडियोस पर लाइक और कमेंट जरूर किया करो। और हाँ, और अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई कर लो, बहुत अच्छा कंटेंट आने वाला है। तो चलो बाय।